पहला सवाल है, डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस इज नेसेसरी इन। कौन सी रिसर्च ऐसी है जिसके अंदर हाइपोथेसिस को बनाना और फिर उसको टेस्ट करना ये जरूरी है? ठीक है, कौन सी ऐसी हाइपोथेसिस है जिस हाइपोथेसिस बनाना, उसको टेस्ट करना, यानी उसके बगैर वो रिसर्च हो ही नहीं सकती। तो वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, यानी ये वाहिद रिसर्च है जिसके अंदर अगर हमारे पास हाइपोथेसिस ना हो तो रिसर्च मुकम्मल नहीं होती। द सैम्पलिंग इन विच ग्रुप रेदर द इंडिविजुअल्स आर सिलेक्टेड इज। कौन सी ऐसी सैम्पलिंग है, जो सैम्पलिंग की हमने टाइप पढ़ी हुई है, कि जहां पे किसी इंडिविजुअल को सिलेक्ट नहीं करते बल्कि पूरे ग्रुप को सिलेक्ट करते हैं हम। जी, जहाँ पे इंडिविजुअल को नहीं बल्कि पूरे ग्रुप को सिलेक्ट करते हैं, वो कौन सी है? वो क्लस्टर सैम्पलिंग है। यानी यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल ना कुछ ग्रुप बना देते हैं। जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी कि आप किसी 9वीं 10वीं के स्कूल हैं और आप अपने क्लस्टर में जहाँ 9-10 स्कूल हैं उनमें उनके अलग अलग ग्रुप बना देते हैं। किसी एक स्कूल की एक क्लास को आप ले लेते हैं, ठीक है, क्लस्टर सैम्पलिंग। सब ग्रुप्स हम स्ट्रेटिफाइड में बनाते हैं, रैंडम के अंदर कोई भी उठा लेते हैं और सिस्टमेटिक में हर nth नंबर जो है वो हम लेते हैं। जो nth नंबर से मुराद ये है कि जो हम फिक्स कर लेते हैं, 5वां बंदा, 8वां बंदा, 10वां बंदा, जो भी। हाउ मैनी पार्ट्स डज अ रिसर्च रिपोर्ट हैव। ये जो हमारा थीसिस होता है, रिसर्च रिपोर्ट होती है, इसके कितने पार्ट्स हैं? तो थीसिस जो होता है ना, इसके 3 पार्ट्स हैं। एक होता है प्रिलिमिनरी पेजेस, ये शुरू वाले पेजेस जिसके अंदर हमारा एब्स्ट्रैक्ट भी आ जाता है, आउटलाइन भी आ जाती है, टाइटल पेज भी आ जाता है, कवर पेज भी आ जाता है, परमिशन लेटर भी आ जाता है, फॉरवर्डिंग लेटर भी आ जाता है, एक्नॉलेजमेंट भी आ जाता है। यानी जो थीसिस के इब्तदाई पेजेस होते हैं उनको हम जो है वो रिसर्च बोलते हैं प्रिलिमिनरी पेजेस। दूसरा हमारा होता है मेन बॉडी। मेन बॉडी वो होता है कि जो रिसर्च के अंदर हमारे चैप्टर यानी इंट्रोडक्शन से शुरू होके, चैप्टर 1 से शुरू होके चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, ये सारे जो है ये मेन बॉडी के अंदर। लास्ट पार्ट हमारा जो है वो है हमारा, जिसे हम बिब्लियोग्राफी या इंडेक्स कहते हैं। अच्छा, इंडेक्स जो होता है ना, उसके अंदर ये होता है कि जिस जहाँ हमारे एक तो रेफरेंसेस सारे आ जाते हैं, फिर उसके बाद हमारी रिसर्च किस नो, फॉर एग्जाम्पल मैं रिसर्च कर रहा हूँ, सर्वे स्टडी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कर रहा हूँ, ऐसी सूरत के अंदर जो मेरे होंगे ना जो मेरा क्वेश्चनियर होगा वो आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं एक्सपेरिमेंटल कर रहा हूँ तो मेरा जो मैंने प्री टेस्ट लिया था बच्चों से, जो मैंने पोस्ट टेस्ट लिया था, वो आ जाएगा। फिर जिससे मैंने अपने फॉर एग्जाम्पल अगर जिससे मैंने अपने क्वेश्चनियर की वैलिडिटी करवाई होगी, यानी जो क्वेश्चनियर मैंने बनाया था सर्वे के अंदर, वो मैं चेक करवाऊंगा। ठीक है, तो वो उसके अंदर मैं चेक करवाऊंगा। तो ये वाली चीजें ना, इसके अंदर कुछ तो बिब्लियोग्राफी, रेफरेंसेस, इंडेक्स, टेबल्स वगैरह वो आ जाते हैं, लेकिन ज्यादा चीजें इसके अंदर, एक्स्ट्रा वाली चीजें भी हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं। तो क्लियर है? कुछ पूछना है? द रिलायबिलिटी कोफिशिएंट में अंडरटेक वैल्यूज फ्रॉम। जो रिलायबिलिटी कोफिशिएंट है ना, इसकी होती है वैल्यू 0 से लेके 1 तक। अगर आपका टेस्ट जवाब अगर वो 1 के करीब होगा तो इट विल बी अ मोस्ट रिलायबल, और अगर वो 0 के करीब होगा तो वो लेस रिलायबल होगा। ठीक है, वैसे हमारा जो डिफरेंस होता है रिलायबिलिटी का ना, ये 10% हो सकता है। ठीक है जी, मैंने कर दिए हैं, कर दिए हैं जस्ट अभी। Which sampling technique is based on homogeneous characteristics of the sample? कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक है जो होमोजीनियस कैरेक्टरिस्टिक्स रखती है? बड़ा ही टिकी ट्रिकी सा सवाल है, और मैं चाहूंगा कि मुझे इसमें से शानदार लोगों का जवाब मिलना चाहिए। जी, होमोजीनियस नहीं। चले, आज तो जो है ना लगता है बहुत मेहनती हो रही है मैडम साहबा। बकार निशा जी, बिल्कुल आपका जवाब ठीक है। होमोजीनियस से मुराद ये है कि जिसके अंदर देखिए, हमें जैसे ना पता होता है
कि फलां बंदा मेरी रिसर्च को समझ सकता है, मेरे क्वेश्चनियर को फलां बंदे को समझ आ जाएगी और वो उसका जवाब दे सकता है। तो प्रपोजिव सैम्पलिंग, प्रपोज हम किसी को कर रहे होते हैं ना कि फलां बंदा मेरा जो है जवाब देगा रिसर्च का। तो प्रपोजिव सैम्पलिंग जो है ये होमोजीनियस कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। हमें पता होता है सब ने इन सारे लोगों ने, ये सारे बहुत अच्छे लोग हैं, ये सारों को समझ आती है मेरी बात की, और इन लोगों से मैं डाटा लेना है इसलिए। लेकिन इन्होंने कोई कसर नहीं उठाई। आप जब जबरदस्त है ये, ऐसे ही तो परसेप्शन बिल्ट होती है आपके। इतने आजकल वो सवाल आए होते हैं कि सुबह को मैंने एक ही दफा ओपन किया आपकी जो वो चैट थे, तो उसके अंदर जो मुझे क्वेश्चन मिले मैंने सारे ही इधर टाइप कर दिए थे। आज वाली क्लास के अंदर आपके सारे सवाल आ जाएंगे। थोड़ी देर बाद एक 14-15 फिर आए पड़े थे, मैंने कहा ये तो अब कल ही होंगे शामिल। जी मैंने कहा है कि प्रपोजिव सैम्पलिंग ऐसी सैम्पलिंग होती है जिसके अंदर हम खुद उस बंदे से डाटा लेते हैं, ये जिसको मैं सूटेबल समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि यार मैं, मेरा क्वेश्चनियर इन बंदों को समझ ही नहीं आना, फिर हाँ जो टीचर है ना उसको मेरी बात की समझ आएगी, मैं क्वेश्चनियर उससे जाके फिल करवाता हूँ। इन प्रपोजल में जो डाटा है ना, वो जो अब हम लेते हैं तो हम अपने खुद प्रपोज करते हैं, यानी अपनी मर्जी के बंदे से डाटा लेते हैं। पूरी ओवरऑल पॉपुलेशन या रैंडम से ये नहीं लेते, बल्कि किसी अपनी मर्जी के बंदे से लेते हैं जिसको मैं समझता हूँ। अब मैं उन लोगों से डाटा लूंगा जब प्रपोजल के अंदर जो होमोजीनियस एक जैसे लोग होंगे, यानी जिनको मैं समझ रहा हूँ कि ये मेरी बात को समझ सकेंगे, मेरी बात को अंडरस्टैंड कर सकेंगे और उनके जवाब दे सकेंगे, तो ये वाले होते हैं। मैंने इसकी थोड़ी डिटेल भी यहाँ मेंशन कर दी है, ठीक है। स्पेयरमैन रैंक कीवर्ड जरा देखें। स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द करेक्शन बिटवीन वेरिएबल्स मेजर्ड एट द। तो स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन जो है इसके अंदर जो है वो वेरिएबल्स कैसे मेजर होते हैं, आर्डिनल में, नॉमिनल, रेशियो या स्केल। तो चूंकि ये रैंक का वर्ड यूज हुआ है तो रैंक के अंदर हम रैंक कर रहे होते हैं, तो आर्डिनल के लेवल हम चीजें हायर से लोअर की तरफ हम उनको मेजर कर रहे होते हैं। तो ये कीवर्ड्स की निस्बत से आपने याद रखना है। बाकी स्पेयरमैन को जो है ना, ये रिलायबिलिटी की टाइप है, लेकिन मैंने इसको खुद याद नहीं किया था स्पेयरमैन को, क्योंकि हम ये वाला काम जो है ना वो सॉफ्टवेयर के अंदर कर लेते हैं, इसमें क्या फार्मूला क्या कुछ होता है वो नहीं पता, तो बस रैंक की वजह से ना इसको कर दूं। Among the influence of Pestalozzi and Herbert upon education shows should be listed the, ठीक है। अमंग द इन्फ्लुएंस ऑफ पिस्टोलोजी और हर्बर्ट जो हैं अपॉन एजुकेशन शुड बी, किस, ये कौन सी बात करते हैं? नॉर्मल स्कूल एज एन एजेंसी फॉर ट्रेनिंग टीचर, कि इसने ये बात कही थी कि जो नॉर्मल स्कूल है ना, ये एजेंसी, जो नॉर्मल स्कूल के अंदर टीचर ट्रेनिंग होती है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि इसने नॉर्मल स्कूल बनाए थे जिसके अंदर टीचर ट्रेनिंग होती है। इंटरजेक्शंस ऑफ रिलीजन इनटू करिकुलम, क्या इसने ये बात की थी कि रिलीजियस एजुकेशन को शामिल कर लिया जाए करिकुलम के अंदर? ये तो जो नेचरलिज्म वाले हैं तो मजहब की बात नहीं करते, ये तो नो होगा। सब्स्टिट्यूशंस ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड फॉर सब्जेक्ट सेंटर्ड, हाँ इसने कहा था सब्जेक्ट सेंटर का सब्स्टिट्यूशन जो है वो चाइल्ड सेंटर है, ये बात इसकी बिल्कुल ठीक है कि चाइल्ड सेंटर जो है वो सब्स्टिट्यूशन है इसका सब्जेक्ट सेंटर के, ये बात ठीक। टीचिंग अ सब्जेक्ट मैटर थ्रू मेमोराइजेशन, मेमोराइजेशन रट्टा लगाने की बात ये नहीं करता। इस सवाल के बेसिकली दो जवाब ठीक है, ठीक है। यहाँ मैं दोनों ही टिक कर रहा हूँ, लेकिन कल को देखेंगे कि जब कभी आपके पास पेपर में अगर इस तरह का सवाल आता है, हो सकता है कि आप इनके में से एक ऑप्शन हो, ठीक है। तो ये वाले इसके आंसर दोनों ही बनते हैं कि नॉर्मल स्कूल को जहाँ टीचर ट्रेनिंग करते हैं वो भी इसने बात की थी, और चाइल्ड सेंटर जो है वो उसको सब्जेक्ट सेंटर पे प्रेफर किया था, तो वो भी है। तो दोनों हैं, बहरहाल इसमें से आप जो आपको ज्यादा सूटेबल लगे वहां कर लीजिएगा, लेकिन हम इनकार नहीं कर, सी से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये नेचरलिज्म चाइल्ड सेंटर फिलॉसफी है और ये नेचरलिज्म रोस्सो का शागिर्द है ये पिस्तालोजी जो है। मिस अस्मा टीचेस थर्ड ग्रेड, मिस अस्मा तीसरी क्लास के बच्चे को पढ़ाती हैं। विच पीरियड ऑफ डेवलपमेंट इज लाइक बी ऑफ मोस्ट इंटरेस्ट ऑफ हर, कौन सा पीरियड ऑफ डेवलपमेंट बच्चे का है जिसको मिस अस्मा को जो है वो समझना चाहिए? इन्फेंसी होती है 0 से लेके 2 साल तक।
अब 2 साल का बच्चा कोई तीसरी क्लास में पढ़ रहा होगा, नहीं पढ़ रहा होगा, इट मीन अब उसकी मैडम को केयर करने की जरूरत नहीं है। अर्ली चाइल्डहुड दूसरी तीसरी 3 साल से लेके 5 साल तक की एज को हम अर्ली चाइल्डहुड बोलते हैं। अब 3 से 5 साल या 6 साल जो है अर्ली चाइल्डहुड। अब इस क्लास के अंदर इस एज में बच्चा अगर होगा भी सही तो वो तो स्कूल जाना शुरू करता है, वो कोई तीसरी क्लास के अंदर थोड़ी होगा। ये भी गई। फिर देखें उसमें थर्ड ग्रेड में हमारे पास मोस्टली बच्चे वो होंगे जो मिडल और लेट में आए, ये आती है 6 से लेके 12 साल तक, यानी 6 से लेके 8 साल तक, 9 साल तक हम मिडल चाइल्डहुड बोल देंगे, और उसके बाद लेटर चाइल्डहुड लेट चाइल्डहुड बोल देंगे। तो 6 से लेके 12 साल तक की एज जो है, क्योंकि जब तीसरी क्लास वाला बच्चा है अप्रोक्सीमेटली उसकी एज होगी 9 साल का या 10 साल का वो बच्चा होगा, तो वो मिडल और लिटिल चाइल्डहुड के अंदर आएगा। तो ये वाला जवाब इसका ठीक रहेगा। कोऑर्डिनेटिंग, स्टिमुलेटिंग एंड डायरेक्शन। देखिए वर्ड कोऑर्डिनेट जो है ना, कोऑर्डिनेट करना, तो कौन सी है, और फिर स्टिमुलेट को आगे बढ़ाना और डायरेक्शन देना। इसके आंसर भी मेरी नजर में दो हैं, लेकिन जो कोऑर्डिनेट की वर्ड है ना, ये किसी एक खास के साथ फिक्स है। अगर इसका देखा जाए ना, एडमिनिस्ट्रेशन तो बिल्कुल नहीं है, वो तो पॉलिसी बनाते हैं। इंस्पेक्शन भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कोऑर्डिनेट का वर्ड आ गया, और इंस्पेक्शन वाले कभी कोऑर्डिनेशन नहीं करते, वो सिर्फ रिपोर्ट देते हैं। सुपरविजन का की वर्ड जो कोऑर्डिनेट है ना, सुपरविजन के साथ खास है, ठीक है। और मैनेजमेंट वाले जो है ना, उनका काम भी यही होता है, स्टिमुलेट करना या डायरेक्ट करना कि ये काम करो, और वो भी कोऑर्डिनेट कहीं ना कहीं कर रहे होते हैं मैनेजमेंट। लेकिन चूंकि कोऑर्डिनेट का की वर्ड सुपरविजन है, इसलिए हम ये करें, अगर सुपरविजन यहाँ पे ना होता तो फिर हम इसको मैनेजमेंट लगा देते हैं। अ क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सपीरियंस डाटा इज डैश अ मेजरमेंट। जब आप देखें क्वांटिटेटिव एक सिंपली, देखो क्वांटिटेटिव एक सिंपली मेजरमेंट है, यानी जब हमारे जेन के अंदर आया कि यार ये क्वांटिटेटिव डाटा, इसका मतलब ये मेजरमेंट है, यानी ये इसके अंदर कोई, तो ये एक सिंपली मेजरमेंट है, ये ऐसे ही सवाल ही कोई नहीं है बदले क्वांटिटी। अगर तो कोई और बात करता और फिर मैं कहता उसको घुमा फिरा के फिर मैंने आना है इसमें क्वांटिटेटिव मेजरमेंट की तरफ आना है, तो फिर अब क्वांटिटेटिव होती ही सिंपली मेजरमेंट है, यानी क्वांटिटेटिव का लफ्ज आया तो आपके जहन में फौरी आ गया कि ये मेजर होती है, और तो सिंपल एक बात है, ठीक है। मिस्टर कामरान, students are working very well together in groups on a cooperative project। मिस्टर कामरान के जो बच्चे हैं ना, वो आपस में मिलजुल के कोऑपरेटिव तरीके से काम कर रहे हैं। द बेल विल रिंग इन 5 मिनट, 5 मिनट के बाद बेल ने रिंग करना है। हाउ कुड मिस्टर कामरान बेस्ट यूज गोइंग टू लेट द स्टूडेंट नो दैट दे नीड टू वाइंड अप थिंग्स अप। ये मिस्टर कामरान के उस्ताद है और उसके बच्चे का क्लासरूम के अंदर आपस में कोऑपरेटिव तरीके से पढ़ रहे हैं। अब क्लास खत्म होने में सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं और बच्चे बड़े अपने काम के अंदर मगन हैं। अब उस्ताद को क्या चाहिए कि वो किस तरह बच्चों को बताए कि बेटा काम खत्म होने, टाइम खत्म होने वाला है, और आप लोग जो हैं वो किसी तरह क्लास को वाइंड अप करें। अब इसको करवाने के लिए क्या करेगा वो उस्ताद, ये करेगा कि लाउडली उनको कहे कि बेटा टाइम हो रहा है, जल्दी करो, खत्म करो, बस करो, जो हो गया है सो हो गया है, बाकी कल करना। क्या ये कहे? क्या ये करे कि जो बेल है उसको बड़ा सॉफ्टली रिंग करे, और ताकि स्टूडेंट्स को सिर्फ पता चल जाए कि यार टाइम हो रहा है और हमें जो है खत्म करना है। टेल एक स्टूडेंट को बताए कि हाँ जी, सब सारी क्लास को जाके डंडोरा पीट दो कि आज जो है ना क्लास खत्म हो गई है, टाइम खत्म हो गया। तो चूंकि एक वर्ड की वर्ड जो हमें, क्योंकि एक बड़े एहसन तरीके से उस्ताद चाह रहा है कि मुहज्जब तरीके से बच्चों को बताए कि टाइम हो रहा है, तो मुहज्जब का कीवर्ड सॉफ्टली हमें यहाँ पे मिल जाता है। तो जहाँ पे कह रहे हैं सॉफ्टली वो बेल को रिंग करे कि ताकि बच्चों को पता चल जाए, तो ये वाला तरीका ज्यादा सूटेबल अप्रोप्रिएट रहेगा। इन जामिया मिलिया इस्लामिया द फोर्थ स्टेज ऑफ करिकुलम वाज नोन एज। बड़ा अजीब सा सवाल था ये वाला, कि जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर जो है वो करिकुलम, चूंकि हमने इसी इतनी डिटेल के अंदर इन चीज़ों को नहीं पढ़ा, तो बहरहाल इसकी टोटल 8 स्टेजेस थी। जामिया मिलिया इस्लामिया जो है, इनके अंदर करिकुलम पढ़ाया जाता था, इसकी 8 स्टेजेस थी। प्राइमरी, एलिमेंट्री, सेकेंडरी, और हायर सेकेंडरी, ऑनरेरी। ऑनरेरी छठे नंबर पे साथ आता है, ऑनरेरी, और पोस्ट डिग्री, फिर उसके बाद जो है डॉक्टरेट। तो टोटल 8 स्टेजेस की बात की थी, जिसके अंदर चौथी स्टेज हायर स्टेज, ठीक है। सिंपल आप इसे काउंट करें, प्राइमरी, एलिमेंट्री, सेकेंडरी,
हायर सेकेंडरी, उसके बाद कौन सी है अंडर ग्रेजुएट स्टेज, ऑनरी स्टेज, पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरेट स्टेज। ठीक है, ये 8 स्टेजेस हैं। तो पांचवी चौथी जो हमारे पास बनती है वो हायर सेकेंडरी स्टेज बनती है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मेंशन, कौन सा पेयर है वो इनकरेक्ट है। यानी पियाजे ने मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, वैसे पियाजे ने मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी पियाजे ने दी थी। उसकी जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी है और मोरल डेवलपमेंट भी है कि नहीं है। मास्लो की हायरार्की ऑफ नीड वो भी दी थी। स्किनर की प्रोग्राम लर्निंग वो भी है। एमसी डोगल ने 3x and y दी थी, ये भी ठीक नहीं है। एमसी डोगल 3x and y ये भी दी थी। ये मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दो बंदों ने दी है ना, जीन पियाजे ने भी दी है और उसने भी दी है क्या बोलते हैं, वगॉट्स्की ने भी दी है। हाँ सारे ठीक है। अच्छा यहाँ पे आप अरशद साहब ये कह रहे हैं कि इसका जो है ना वो ए, अब क्या मोरल डेवलपमेंट थ्योरी उसने नहीं दी, ये जरा इसको कंफर्म करें, मुझे याद नहीं आ रहा है। 3x and y किसने दी थी, एमसी ग्रेगर ने नहीं दी थी, एमसी डोगल ने तो नहीं दी थी। एमसी ग्रेगर ने 3x and y दी थी, एमसी डोगल ने 3x and y नहीं दी थी। और देखिए मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी जीन पियाजे ने, आप इसको जाके कोहलबर्ग ने भी दी थी, जीन पियाजे ने भी दी थी, मैंने अपने कंटेंट के अंदर भी कोर्स के अंदर भी शामिल किया हुआ। मोरल डेवलपमेंट थ्योरी जो दी है ना इसने पहले जीन पियाजे ने दी थी, इससे मुतासर होकर वो बाद में जो कोहलबर्ग, तो जीन पियाजे अपने उसके ना दो स्टेट ऑटोनमस और हेटारोनमस की बात करते हैं। ठीक है, उसने दी थी। और चूंकि आपकी किसी किताब में देखा होगा और वहां पे आपने इसको देखा होगा। पियाजे ने लेफ्ट कर दी थी, लेफ्ट से मतलब मोरल थ्योरी को वापस ले लिया था। ये हमने प्रॉपर अपने एमफिल के सिलेबस के अंदर ये थ्योरी जो है वो मोरल डेवलपमेंट बाय जीन पियाजे ये हमने पढ़ी थी। ठीक है, तो इसका सी जो है वो एमसी ग्रेगर है और ये होना चाहिए। आप ये करें, आप इसको ना इंटरनेट पे सर्च करें कि क्या मोरल डेवलपमेंट थ्योरी जीन पियाजे ने नहीं दी। ठीक है, तो पियाजे ने दी थी ना पहले, उसके बाद उसने दी है। अच्छा, यानी कि उसकी मोरल डेवलपमेंट, लेकिन हमने ऐसा ही पढ़ा है। खैर हमने गलत पढ़ा हो सकता है, इसके बाद मुतल्लिक मैं भी देखूंगा। लेकिन इसका आंसर 3x and y है। एमसी डोगल, एमसी ग्रेगर, चलें बहरहाल मैं ऐसे कर रहा हूँ, इसको थोड़ा मजीद जो है वो इन्वेस्टिगेशन कीजिएगा इसकी। विच वेरिएबल इज मेनली इन्फ्लुएंसिंग स्कूल इफेक्टिवनेस, कौन सा वेरिएबल है जो स्कूल की इफेक्टिवनेस के ऊपर इन्फ्लुएंस करता है। वर्क सेंटर्ड इन्वायरमेंट, मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस, स्पोर्टिव क्लाइमेट, या बिग सैलरी। कौन सी चीज स्कूल के अंदर ऐसी है जो बड़ा इन्फ्लुएंस करती है इफेक्टिवनेस को। तो वो अच्छे इदारे जो होते हैं ना उनके अंदर जो है ना एक अच्छा सपोर्टिव क्लाइमेट जो होता है ना, वो इदारे के अंदर तालीम को आगे बढ़ाने में या उसको इफेक्टिव बनाने में मदद करता है। तो अच्छा इन्वायरमेंट, सपोर्टिव क्लाइमेट। अकॉर्डिंग टू डैश एक्सपेरिमेंटल नॉलेज इज रियल, किसके मुताबिक जो एक्सपेरिमेंटल नॉलेज है वो रियल है। पैनलिज्म तो एक्सपेरिमेंट की बात नहीं करते, एसेंशियलिज्म कोर नॉलेज की बात करते हैं, पैनलिज्म वाले ओल्ड की बात करते हैं, प्रोग्रेसिविज्म वाले तो कहते ही वही हैं, लर्निंग टू डू बाय डूइंग, जॉन डेवी कंसेप्ट के। लर्निंग तो है ही वो जो तजर्बे से गुजर सके, उसके अलावा तो लर्निंग है ही नहीं। तो ये वाला ही होगा। प्रोग्राम लर्निंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये प्रोग्राम लर्निंग कौन किसकी एग्जाम्पल है, सेल्फ स्टडी, ग्रुप स्टडी, कोऑपरेटिव स्टडी, या सिमुलेटिव स्टडी। प्रोग्राम जो होता है ना, प्रोग्राम लर्निंग से मुराद ये होता है कि जहां हम स्टेप बाय स्टेप किसी काम को करते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप किसी काम को कर रहे होते हैं, वो हमारे पास होता है प्रोग्राम लर्निंग। जो यहाँ पे सेल्फ स्टडी है ना, ये प्रोग्राम लर्निंग है। यानी आप अपनी मर्जी से असूल तय करते हैं, रोल तय करते हैं और उसके मुताबिक चीज़ों को लेके चलते हैं, अपना एक प्रोग्राम बनाते हैं लर्निंग का। तो सेल्फ स्टडी होगा, वो एग्जाम्पल होगी प्रोग्राम लर्निंग की। जबकि आप जिसकी तरफ आ रहे हैं सिमुलेटिव या कोऑपरेटिव स्टडी, कुछ लोगों ने इस हवाले से बात की कि सिमुलेटिव या कोऑपरेटिव है, लेकिन यहाँ पे आप साथ मिल के कर रहे होते हैं, कोऑपरेटिव से नई चीजें बन रही होती हैं और कोई किसी प्रोग्राम को, कोऑपरेटिव के अंदर किसी प्रोग्राम को फॉलो नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, तो कोऑपरेटिव के अंदर
आप किसी प्रोग्राम को फॉलो नहीं कर रहे होते, किसी स्टेप बाय स्टेप को नहीं देख रहे होते, तो वो वहां तो जिस तरह आपको मिले आप वो कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका सेल्फ स्टडी हो जाएगा। द assumption is related to that type of discipline which has been advocated। यानी ये assumption ये दी गई थी, spare the rod, spoil the child, किससे, ये विक्टोरिया एरिया के अंदर कहा गया था। ठीक है, कि अगर बच्चे को मारेंगे नहीं तो बच्चा ज़ाया हो जाएगा, ये एक assumption उस दौर का। Professor has asked his student to put their assignment and evidences of their efforts in a folder for assessment of their performance। कि भाई जो कुछ आपने किया है उसे कोई एक फाइल के अंदर लगा दो। दिस टाइप असेसमेंट क्या बोलते हैं, ऐसी असेसमेंट को पोर्टफोलियो असेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोर्टफोलियो असेसमेंट। फाइल के अंदर जो लगाना है उसको बाद में चेक करेंगे, वो पोर्टफोलियो के अंदर आता है। थ्रू द एजुकेशनल प्रोसेस एन इंडिविजुअल इज स्टिमुलेटेड टू टू थिंक, टू अप्रिशिएट एंड टू एक्ट। ये मैंने सवाल पहले करवाया था, क्योंकि दोबारा किसी के सवाल मुझे आज मिला था, तो मैंने कहा कि ये फिर शामिल कर दूं, क्योंकि मैंने उनको कहा था कि उनके सवाल मैं जो है वो आज के नोट्स में शामिल कर दूंगा, तो मैंने ऐड किया है। तो ये एक्ट जो है वो स्टिमुलेट टू थिंक, एजुकेशन प्रोसेस जो है पहले किसी को स्टिमुलेट करते हैं कि भाई कुछ करो, उठो, टू थिंक कुछ सोचो, टू अप्रिशिएट एंड टू एक्ट, और एक्ट करो, कोई अमल भी कर दो। जी ठीक है। The investment of a teacher into physical, cognitive and emotional energies into job performances। देखिए, आप जॉब के दौरान जो है ना, वहाँ पे फिजिकल भी, कॉग्निटिव, इमोशनल, हर लिहाज से आप जॉब के अंदर जो है मुकम्मल तौर पे कर रहे हैं, तो ये वाला इंगेजमेंट होगा। क्या होगा? जॉब इंगेज, यानी आप दिल से कोई काम कर रहे हैं और आप उसके अपनी बॉडी के तौर पे, आप मेंटल के तौर पे, फिजिकली, कॉग्निटिव, इमोशन, हर लिहाज से उस जॉब के अंदर जो है वो रच रच बस गए। अब इसके साथ दूसरी टर्म्स को जरा देख लेते हैं। इसका एक टर्म आती है जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन कहते हैं कि जब आपको घुमाया फिरा जाता है, यानी आज आप एक उनके यूनिट के ऊपर काम कर रहे हैं, कल दूसरे के ऊपर, कल तीसरे के ऊपर। तो जैसे ब्यूरोक्रेसी होती है ना, इनकी जॉब रोटेशन होती है कि एक बंदा, एक असिस्टेंट जो है ना कमिश्नर है, कल को वो किसी इदारे का और डीजी बना बैठा है, कभी डायरेक्टर बना बैठा है। तो यानी वहां पे जो है ना वो उसकी रोटेशन करते रहते हैं। जॉब इनरिचमेंट और जॉब इनलार्जमेंट। जॉब इनलार्जमेंट ये होता है कि जहाँ पे आपके जिम्मे बहुत से काम लगा दिए जाते हैं। यानी मैं, मेरी जो कॉलेज के अंदर ड्यूटीज हैं वो जॉब इनलार्जमेंट के अंदर आती हैं, कि फलां काम भी करना है, यानी इख्तियारात मेरे तकरीबन वही हैं। मुझे कोई नई मराहत नहीं मिल रहे, ज़्यादा पैसे नहीं मिल रहे हैं, मेरी तनख्वाह वही है, लेकिन मेरे पास एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां हैं कॉलेज की। अब वो यानी जिसके अंदर हमारे पास वर्क का इजाफा हो जाए, वो जॉब इनलॉजमेंट होती है। हम स्केल वही होता है, तनख्वाह वही होती है, तकरीबन अप्रोक्सीमेटली सारे प्रोटोकॉल वही होते हैं, बस कुछ काम का बर्डन हमारे ऊपर ज्यादा होता है। इसे जॉब इनलॉजमेंट बोलते हैं। सेम जॉब इनरिचमेंट में होता है, यही काम होते हैं, उसके अंदर भी काम ज्यादा होता है। और इसमें लेकिन यहाँ पे एक तो हमारी सैलरी भी कम ज्यादा होती है, सैलरी में थोड़ा इजाफा होता है जॉब इनरिचमेंट में, और हमारा जो पावर है वो भी बढ़ती है, और कंट्रोल भी हमारा ज्यादा होता है। यदि जॉब इनरिचमेंट और इनलार्जमेंट का फर्क ये है कि जॉब इनरिचमेंट के अंदर हमारी सैलरी भी बढ़ रही होगी, और हमारा कंट्रोल और पावर भी बढ़ रही होगी। ठीक है, बाकी यही है कि हमें ज्यादा असाइनमेंट हमारे पास होंगे। और जॉब इनलार्जमेंट जैसे होता है ना, कि किसी शख्स को जो है ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे होता है यूनिवर्सिटियों के अंदर होता है कि उसको किसी और यूनिवर्सिटी का इजाफी चार्ज दे दिया गया, अब वहां पे उसको काफी अच्छी हैंडसम अमाउंट मिलेगी, जब वो किसी और अपनी यूनिवर्सिटी के अलावा किसी और का भी होगा, इंचार्ज वगैरह होगा, इस तरह की सूरत है। Those working together to complete a specific job or task in an informed setting without any hierarchical boundaries is called। कि आप दिस वर्किंग टुगेदर मिलके करते हैं टू कंप्लीट स्पेसिफिक जॉब करना या टास्क है, कोई मिलके काम करना, तो इसके लिए टास्क ग्रुप होगा ना, कि जो लोग मिलके कोई ना कोई काम करते हैं, कुछ ना कुछ परफॉर्म करते हैं, तो इसको हम टास्क ग्रुप बोलेंगे। Mr. Ahmad conduct an activity within his social study class। वो अपनी क्लास के अंदर एक सोशल स्टडी एक एक्टिविटी करता है, डेट इन्वॉल्व स्टूडेंट वॉलंटियरिंग इन द कम्युनिटी। जो इन्वॉल्व है कि स्टूडेंट वॉलंटियरली कम्युनिटी के अंदर कुछ काम करे। अब वॉलंटियरली का मतलब क्या होता है कि यानी कि फ्री ऑफ कास्ट,
कुछ पैसे नहीं लेने, यानी वो एक एक्टिविटी करवाता है कि बच्चे सोसाइटी के अंदर कोई काम करें, कम्युनिटी के अंदर, लेकिन उन्होंने उनको वो वॉलंटरीली करें, उनको उसके पैसे नहीं मिलने। दिस इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ, किस चीज की एग्जाम्पल है, करेक्टर एजुकेशन के, उस्ताद उनको करेक्टर एजुकेशन दे रहा है, वैल्यू क्लैरिफिकेशन कर रहा है, उनकी कॉग्निटिव और मोरल जो है वो एजुकेशन कर रहा है, या सर्विस लर्निंग करवा रहा है। जरा बोले जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? इसका जवाब है सर्विस लर्निंग। देखिए, सर्विस कीवर्ड एक ऐसा कीवर्ड है कि जहाँ पे हम खिदमत कर रहे होते हैं एक ऐसे जज्बे के साथ, हम जहाँ पे अमाउंट की जो है ना वो डिजायर नहीं कर रहे होते, यानी पैसा नहीं होता। वॉलंटियर का जो कीवर्ड है ना, ये सर्विस के साथ जुड़ा है। सर्विस होती है जो बगैर पैसों के हो, यानी वो खिदमत करना, जो एक और जज्बे के साथ करना। तो ये सर्विस जो आया ना, सर्विस लर्निंग, ये हमें कीवर्ड इस तरफ लेके आता है कि ये वाला जो है ना वो वॉलंटियर वर्क इस तरफ लेके आता है। नो सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज बेटर देन इट्स टीचर हु सर्व इट। कौन सा कोई सिस्टम अपने टीचर्स से बढ़ के बेस्ट नहीं होता, यानी टीचर्स जो है वो मोस्टली किस पॉलिसी के अंदर कहा गया था? जी, मेरे ख्याल ये सवाल भी शायद पहले मैंने करवा चुका हूँ। नो सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज बेटर देन इट्स टीचर्स हु सर्व इट। कोई सिस्टम उससे बेहतर नहीं हो सकता जो इतना। तो ये वाला जो है 1959 मैंने करवाया था पहले। नो सिस्टम में अच्छी बातें तो ऐसे 59 में ही हुई थी। कंफर्म, साहब आपकी मान रहा हूँ, ये मेरे मेरे इसके माइंड में कोई नहीं आ रहा। तो करिकुलम विच कवर द मैक्सिमम सब्जेक्ट एट अ टाइम इज कॉल्ड। वो करिकुलम जो एक टाइम में मैक्सिमम सब्जेक्ट को कवर करते हैं, वो इस करिकुलम को हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड, बहुत से सब्जेक्ट को इकट्ठा करना, वो इंटीग्रेटेड करिकुलम होता है। और यानी एक होलिस्टिक अप्रोच होती है, बहुत से सब्जेक्ट इकट्ठे करते हैं तो इंटीग्रेटेड करिकुलम होता है। टेस्ट इज अ टूल ऑफ कलेक्टिंग। टेस्ट क्या कलेक्ट करता है? प्रैक्टिस कलेक्ट करता है, स्किल कलेक्ट करता है, लर्निंग करता है, डाटा करता है ना, मतलब हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि इस बंदे को क्या आता है। तो एक डाटा हमें मिलता है जिसकी बुनियाद पे हम फर्दर करते हैं, सारे काम करते हैं। तो टेस्ट एक डाटा को कलेक्ट करने का एक जरिया है। मॉडर्न सुपरविजन इज बेस्ड ऑन द ब्रॉडबैंड। जो आज की जो मॉडर्न जदीद सुपरविजन है, उसका ब्रॉडबैंड तक कंसेप्ट क्या है? जी, आप लोग ठीक बता रहे हैं, लीडरशिप है। आज की सुपरविजन जो मॉडर्न सुपरविजन है, वो लीडर, यानी उसका काम, क्योंकि वो भी कोऑपरेटिव होती है सुपरविजन, और लीडरशिप भी कोऑपरेटिव होती है। तो वो एक आज की सुपरविजन जो है वो लीडरशिप का किरदार अदा कर रही थी। गोल्स आर बेस्ड ऑन द सिलेक्शन ऑफ, गोल जो हैं वो किस इस बेस्ड ऑन द सिलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज, कंटेंट, इंस्ट्रक्शन मटेरियल, एवेल्यूएशन प्रोसीजर। जो गोल्स हैं उनकी बुनियाद पे हम क्या लेते हैं? जैसे हमने कहा था ना, एम्स, गोल एंड ऑब्जेक्टिव। एम्स के अंदर हम करिकुलम बोलते थे, ऑब्जेक्टिव के अंदर हम सिलेबस बोलते थे, और जो हमारा गोल्स होता है इसके अंदर कोर्स या कंटेंट आप कह सकते हैं कि वो होगा। ठीक है, इस सवाल को इस सेंस में देखें, एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, करिकुलम, कोर्स एंड सिलेबस। तो ऑब्जेक्टिव होता तो सिलेबस आ जाता, आउटलाइन आ जाती है एट द। तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा, कंटेंट्स। द पावर ऑफ ए पर्सन रिसीव एज अ रिजल्ट ऑफ हिज हर इनफॉर्मल हायरार्की ऑफ को। तो जो किसी को पावर मिली है, किसी शख्स को जो पावर मिली है अपनी पोजीशन की बुनियाद पे, यानी मेरे पास वो पहले पावर नहीं थी, अब मुझे वो ओहदा मिला, उसकी बुनियाद पे वो पावर मिली है। तो ऐसी पावर को यानी कानूनी पावर, कानूनी हैसियत है ना, कि पहले उसको पास नहीं थी, अब वो एक खास उसे ओहदा मिला है, उसकी बुनियाद पे उसे मिली, इसे लेजिटिमेट पावर बोलेंगे, यानी कानूनी तौर पे उसको ये पावर मिली है, उसका वो हकदार बना है। जी। आफ्टर 20 years ऑफ डेथ, हजरत अल्लामा इकबाल की 20 साल की वफात के 20 साल बाद कौन सी यूनिवर्सिटी ने उनको पीएचडी की डिग्री एजाजी तौर पे दी? देखिए, पंजाब यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड, मुनीश यूनिवर्सिटी जर्मनी से तो उन्होंने पीएचडी खुद की थी। ये ताओ यूनिवर्सिटी है वियतनाम के अंदर। कौन सी? ताओ ताओ यूनिवर्सिटी है वियतनाम के अंदर, यानी जापान के अंदर समझ ले बनती है, वियतनाम जापान के हिस्से ही है ना, आई थिंक। तो वो जो है ना, उसने जो है ना वो उनको डिग्री दी थी, कायदे अल्लामा इकबाल को, उनकी वफात के बाद। ठीक है। The Nelson synthesis evaluation
द स्टूडेंट्स दैट आर मेजर्ड थ्रू। अब ये हायर लेवल की ब्लूम की टेक्सोनॉमी है, ये एमसीक्यू ट्रू फॉर मैचिंग से नहीं होगी, तो ऐसे से होगी हाई, उसके लिए हमारे पास चाहिए होगी। अली आराम से बैठ जा बेटा, अली आराम से बैठ जा, आराम से बैठ जा, ये मोबाइल ले ले। इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग करिकुलम इट ड्रॉ कंसेप्ट फ्रॉम। करिकुलम करिकुलम को प्लान करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, ये कंसेप्ट कहाँ से लेते हैं हम? कल्चर से, नेशन, रीजन या गवर्नमेंट? तो करिकुलम को जो है ना, जो हम लेते कल्चर्स इम्प्लीमेंट भी कल्चर में करते हैं, और कल्चर का ताल्लुक है इसके करिकुलम के साथ। which is the minimum period of internship required as per HEC? HEC के अकॉर्डिंग जो मिनिमम पीरियड है इंटर्नशिप का कितना होना चाहिए? ठीक है, HEC के अकॉर्डिंग मिनिमम पीरियड कितना होना चाहिए जो इंटर्नशिप वगैरह हमारे मुख्तलिफ इदारों के अंदर जो है होती हैं? तो इसको जो है वो भाई बता रहे थे कि 9 वीक्स जो है वो इसका होना चाहिए। मैंने उनकी लिखा हुआ है कहीं HEC का। वट वाज द की थीम ऑफ द 1992 एजुकेशन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान? 1992 की एजुकेशन पॉलिसी का की थीम क्या था? टू प्रमोट इस्लामिक, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, एथिकल एंड वुमेन एजुकेशन। सारी बातें यही आ जाती हैं। अकॉर्डिंग टू द नेशनल करिकुलम, NSNC जो करिकुलम है ना, ये 16 अगस्त 2020 को जो है इसको पहली दफ़ा ऐलान किया गया था। पहला फेज 2021, दूसरा 22 और तीसरा 23 में किया करने का ऐलान हुआ था। टाइम रह गए हैं 6 मिनट, सवाल रह गए हैं 13, इसलिए थोड़ी स्पीड पकड़ रहा हूँ। 18 अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जो 18वीं तरमीम थी 1973 में, उसके अंदर जो एजुकेशन की पावर है ना वो प्रोवेंसेस को दे दी गई थी। पहले, इससे पहले फेडरल संभालता था, उसके बाद उन्होंने कहा कि एजुकेशन फेडरल बोझ नहीं उठा सकता, ये फिर प्रोवेंस ने बाद में इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कर दिया। इन रिसेंट पॉलिसी, जो आजकल जो गवर्नमेंट के जितने कॉलेजेस हैं ना पंजाब के अंदर, ये उनके जहाँ पे इंटर क्लासेस होती हैं, 11वीं 12वीं की क्लास होती है, उसे बोलते हैं एसोसिएट कॉलेज। और जिनके अंदर गवर्नमेंट के वो दूसरी होती हैं, BS क्लासेस होती हैं, उसको हम ग्रेजुएट कॉलेजेस बोलते हैं। ठीक है, तो और कोई नाम नहीं है, डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट, ये सारे नाम खत्म हो गए। यानी अब पंजाब में किसी कॉलेज का नाम आपको ये नहीं मिलेगा कि पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, किसी नाम का कॉलेज का नाम डिग्री कॉलेज नहीं हो गए, पुराने नाम है। अब सिर्फ दो ही कॉलेज होते हैं, एसोसिएट कॉलेज और ग्रेजुएट कॉलेज। तो जहाँ BS होगा ग्रेजुएट होगा, और जहाँ इंटर की क्लास होगी वो इसको पकड़ लें। अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2009, व्हाट आर द टायर्स ऑफ द एजुकेशन सिस्टम? कौन सी 2009 की एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक एजुकेशन के टायर्स कौन से हैं? प्राइमरी, इंटरमीडिएट, टर्शरी एजुकेशन, एलिमेंट्री, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ये जो टर्शरी होते हैं ना, हायर एजुकेशन को ही बोलते हैं। तो एलिमेंट्री, सेकेंडरी और टर्शरी 2009 के अंदर इसकी बात की गई थी कि ये मेन इसको ऊपर फोकस किया जाए। कौन ऑफ, ये डेले ने दी थी, कौन लर्निंग, कौन एजर डेले ने दी थी। और इसके अंदर वो बताता है ना कि कितनी परसेंट लर्निंग हमारी कहाँ से होती है। सबसे बेस्ट तरीका जो रिटेंशन और लर्निंग का है वो ये है कि हम टीचिंग दूसरों को पढ़ाएं, और सबसे कम ये है कि हम रीडिंग करें, फिर इंडिविजुअल ऑडियो विजुअल करें, इस तरह करके ऑडियो उसकी है। यूनिवर्सिटी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, TT, यूजुअली इसे टीचर ट्रेनिंग बोला जाता है, जो TT होता है। As a principal observing a decline in student performance across period, what should be the first step? कि स्टूडेंट की परफॉर्मेंस जो डिक्लाइन हो रही है, तो पहला स्टेप क्या होगा टीचर्स का? इम्प्लीमेंटिंग न्यू टेक्नोलॉजी इन द क्लासरूम, की नई टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करें। कंडक्ट अ कम्प्रिहेंसिव असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस, कम्प्रिहेंसिव असेसमेंट करें स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को। और इंक्रीज इंक्रीज होमवर्क, बच्चे का होमवर्क बढ़ा दे, बच्चों के स्कूल करें। तो जो टीचर है ना उसको चाहिए कि वो कंपनी बच्चे की असेसमेंट करे कि बच्चे को मसला कहाँ पे आ रहा है लर्निंग में ना, वो उसके देखें। Amjad have decided to select the same subject and repeat it in the semester. What could be the main reason of this decision? अमजद जो है ना वो सब्जेक्ट को रिपीट कर रहा है, तो क्या रीजन हो सकती है? डिजायर टू इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, वो उसकी सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो। अ फीलिंग ऑफ लैक ऑफ वर्टिकल कंटेंट इन प्रीवियस लर्निंग। सारी बातें हो सकती हैं कि वो
रिपीट कर रहा है, नंबर कम आए होंगे, दिल कर रहा होगा दोबारा कर लूँ, बेहतर कर सकता हूँ, सारी बातें उसकी हो सकती हैं। टिपिकल ड्यूरेशन ये 40 मिनट या 45 मिनट होते हैं, ठीक है, ये कॉलेज लेवल पे। आजकल हमारे कॉलेज के अंदर जो है ना वो 45 मिनट का होता है, पिछले साल 40 मिनट का था, तो बस 40 मिनट कहा जाता है। द मोर इफेक्टिव टूल फॉर द कलेक्शन ऑफ डाटा इन क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव के अंदर जो है ना वो फोकस ग्रुप होता है, जबकि लिकर्ट स्केल, सर्वे, क्वेश्चनियर, ये सारे हमारे पास क्वांटिटेटिव के अंदर होते हैं। अब स्टूडेंट डजंट अंडरस्टैंड व्हाट इज टॉट इन क्लास, अगर स्टूडेंट को समझ नहीं आ रही कि क्लास के अंदर क्या पढ़ाया गया है, तो इसका मतलब है कि उस्ताद को चाहिए कि वो बच्चे को जो है चेक करे कि उसको पहले वाला ये इस चीज़ के मुतालिक जो है वो चीज़ों को बेसिक का पता है कि नहीं पता। तभी उस्ताद जो है ना उसको आगे लेके चले, हो सकता है उसको पिछला टॉपिक ही ना आता हो, उसके रिलेटेड ना आता हो। वी कंसीडर फाउंडर मॉडर्न करिकुलम जो है वो फ्रैंकलिन बुबिट, ये जो है ना ये मॉडर्न करिकुलम का बानी इसको कहा जाता है, इसने करिकुलम मॉडर्न करिकुलम दिया, इसके जो है डिटेल दिया। डैश में बी ग्रांटेड बाय कंपिटेंट अथॉरिटी, अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है उसका सफर डेली बेसिस पे बताओ, उसके लिए फिर परमानेंट एक अलाउंस जो है ना वो फिक्स कर दिया था, ट्रैवलिंग अलाउंस बढ़ा के ना एक परमानेंट उसको, वैसे तो हमारा ट्रैवलिंग कन्वीनियंस अलाउंस होता है, लेकिन उस बंदे का बढ़ा के बना दिया था कि इस बंदे की ट्रैवलिंग ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल कोई फील्ड जॉब ही कुछ ऐसी है। प्रेजेंटेशन इन द पार्टनरशिप बिटवीन, प्रेजेंटेशन जो होता है ना प्रेजेंटर उस्ताद और जो सुनने वाली ऑडियंस है उनके दरमियान जो है वो इसके अंदर पार्टनरशिप होती है, ठीक है। प्रेजेंटेशन इज द पार्टनरशिप बिटवीन द प्रेजेंटर और ऑडियंस के दरमियान होती है। आखिरी सवाल आज का, व्हेन अ सिविल सर्वेंट डाइज आफ्टर रिटायरमेंट ऑन सुपरविजन, इंश्योरेंस इज एडमिशन टू द फैमिली, अगर कोई हमें ना एक इंश्योरेंस मिलती है, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं ना, हमारी तनख्वाह में से खास, जैसे मेरी तनख्वाह में से शायद 280 रुपये कटता है पर मंथ ना, तो अब वो पैसे मेरी तनख्वाह में से जो है वो कट रहे होते हैं, और अगर इन केस की सर्विस के दौरान डेथ हो जाए, जैसे हमारी हो 17 स्केल के ना 27 लाख रुपए होते हैं, तो वो अगर ड्यूरिंग सर्विस 17 स्केल के बंदे की डेथ हो जाए तो उसको 27 लाख यकमुश्त अदायगी होती है फौरी तौर पे। इसी तरह हर स्केल के पैसे मुख्तलिफ हैं, तो वो वाले पैसे यानी हमारी ग्रुप इंश्योर, और अगर कोई बंदा यानी कि उसकी जो है वो रिटायर हो गया और रिटायरमेंट के 5 साल के अंदर अगर उसकी डेथ हो जाती है, फिर भी उसको वो जो 27 लाख यकमुश्त हैं वो भी उसको वो इंश्योरेंस वाले मिलेंगे। अगर 5 साल से अरसा ज़्यादा हो गया रिटायरमेंट के बाद तो फिर वो नहीं मिलेंगे, ठीक है। 5 साल का अरसा होता है जिसे ग्रुप इंश्योरेंस तमाम मुलाजमीन की होती है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अली बंदा बन जा अली।